नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज वर्ल्ड वाटर डे है। पानी क्यों इतना अनमोल है, आइए जानते हैं। दुनिया में करीब 78 करोड़ लोग आज भी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। अफ्रीका में हर साल महिलाओं के 4000 घंटे पानी जुटाने में खर्च हो जाते हैं। कम विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का 22% हिस्सा दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर खर्च हो जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मलेरिया से ज़्यादा दूषित जल से होने वाली बीमारियों से होती है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीते 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश में 7500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर इस स्कीम के लाभार्थियों से बात की। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। आइए जानते हैं अब देश में जन औषधि केंद्र खोलने का तरीका पहले की तुलना में कितना बदल गया है और इससे लोगों को कितनी कमाई होती है। साथ ही केंद्र सरकार इस स्कीम में कितनी सब्सिडी देती है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे किस तरह के फायदे होंगे। नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षित जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। अगर कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कुछ समय पहले यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी। अब मोदी सरकार इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र के फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाओं को तैयार करने के लिए प्रति केंद्र 1.5 लाख रुपए की मदद कर रही है। साथ ही कंप्यूटर और प्रिंटर समेत बिलिंग की व्यवस्था विकसित करने के लिए केंद्र सरकार हर जन औषधि केंद्र को 50,000 रुपये दे रही है। जन औषधि केंद्र दवाओं की बिक्री पर 20% तक कमीशन मिलता है। इसके अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15% का इंसेंटिव मिलता है। बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। आम आदमी पर से दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी। जन औषधि केंद्रों पर देश की दूसरी केमिस्ट के दुकानों से 90% सस्ती दरों पर दवा मिलती है, क्योंकि ये जेनेरिक दवाएं होती हैं। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर कहा था कि सरकार की इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी ने साथ में कहा था कि इस योजना से देश में रोजगार के नए मार्ग भी खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना से देश के आम लोगों को 3600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जन औषधि खोलने के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुरू कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवसर मिलता है। और तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसियां होती हैं। फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है। यदि आप जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो आपको रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होगा। इसके लिए आप www.janaushadhi.gov.in/online रजिस्ट्रेशन ASPX पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले के मुकाबले इस स्कीम में एक बदलाव हुआ है कि अब बतौर आवेदन शुल्क 5,000 का भुगतान करना पड़ेगा। पहले सरकार कोई आवेदन शुल्क नहीं लेती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है।
इसके लिए विद्यार्थी 25 मार्च तक अपने स्कूल को अनुरोध कर सकते हैं, जबकि स्कूलों को इस अनुरोध को 31 मार्च तक सीबीएसई की वेबसाइट पर स्कूल अकाउंट पर लॉगिन करके भेजना होगा। बोर्ड का कहना है कि इस काल के कारण काफ़ी विद्यार्थी अपने गृह नगरों या राज्यों में लौट गए हैं। परीक्षार्थियों ने पहले जिन परीक्षा केंद्रों के लिए पंजीकरण किया था वहां वह वापस नहीं आ सकते। ऐसे में उन परीक्षार्थियों को सुविधा देने के लिए यह फैसला किया गया है। इस तरह से वह प्रैक्टिकल परीक्षा व थ्योरी परीक्षा के लिए अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि परीक्षार्थियों को केंद्र का चुनाव ध्यानपूर्वक करना होगा। एक बार परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध स्वीकार होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल के लिए केवल एक ही शहर में केंद्र की सुविधा मिलेगी। दोनों परीक्षा के लिए अलग अलग शहर बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी के अनुरोध पर परीक्षा केंद्र उसी शहर या उसके आसपास के किसी शहर में आवंटित किया जाएगा। वह परीक्षार्थी जो केंद्र बदलकर अपनी परीक्षा देंगे, स्कूल उनके अंक अपलोड करते समय ट्रांसफ़र लिखेंगे। सीबीएसई ने अपने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि ऐसे परीक्षार्थियों के अंक 11 जून तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थी इस साल कंपार्टमेंट के साथ ही अपने एक विषय के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यह सुविधा केवल इस साल के लिए होगी। 2 व उससे ज़्यादा विषयों के अंकों में सुधार के लिए अगले साल बोर्ड परीक्षा में बैठना होगा। विषयों की सुधारात्मक परीक्षा अगले साल ही आयोजित की जाती है। सीबीएसई के अनुसार नई शिक्षा नीति कहती है कि विद्यार्थियों को विषयों के अंक में सुधार के लिए कई मौके दिए जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विद्यार्थियों को यह सुविधा देने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी विषय के अंक में सुधार करना चाहता है तो उसके 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने के बाद ही आवेदन करना होगा। इससे वह कंपार्टमेंट की परीक्षा के साथ ही अपने विषय के प्रदर्शन को सुधार सकेगा। यह सुविधा तभी मिलेगी यदि उसने उच्च शिक्षा के लिए कहीं दाखिला नहीं लिया हो। अभी तक यदि कोई विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधार करना चाहता है तो उसे अगले साल परीक्षा में बैठना पड़ता है। विषय में सुधार की परीक्षा के बाद जो अंक प्राप्त होंगे वह अंक तालिका में शामिल होंगे। वही यदि अंकों में सुधार नहीं हो पाता है तो पुराने अंक ही मान्य होंगे। सुधार परीक्षा में बैठने के बाद उन्हें संयुक्त अंक तालिका ही दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने के संबंध में नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब पेंशनरों को डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है। सरकार ने बेहतर प्रशासन संचालन अधिनियम 2020 में तहत अपनी त्वरित संदेश समाधान वाली ऐप संदेश और सार्वजनिक कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा 18 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है, जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार की प्रमाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी और इसका इस्तेमाल करने वाले संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। इस मामले में एनआईसी को आधार कानून 2016, आधार अधिनियम 2016 और कार्यालय ज्ञापन तथा यूआईडीएआई द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर और दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत तब की गई जब कई बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए अपनी जीवित होने की सत्यता के लिए लंबी यात्रा कर पेंशन वितरण करने वाली एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, या फिर वहां जहां नौकरी कर रहे हैं वहां उन्हें जीवन प्रमाण पत्र लाना होता था और उसे पेंशन वितरण एजेंसी के पास जमा कराना होता था। डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा मिलने के बाद पेंशनरों को खुद लंबी यात्रा कर संबंधित संगठन अथवा एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता से निजात मिल गई है। लेकिन कई पेंशनरों ने अब इस मामले में शिकायत की है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई उठानी पड़ती हैं अथवा उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। इसके लिए कुछ सरकारी संगठनों ने जहां 2018 में वैकल्पिक रास्ता निकाला था, वहीं अब जारी अधिसूचना के जरिए आधार को डिजिटल
जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित संदेश ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए आधार को वैकल्पिक बना दिया है। संदेश में आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन सत्यापन के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के दौर में किसी से रास्ता पूछने के बजाय नेविगेशन के जरिए मंजिल तक पहुंचना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि दिनों दिन गूगल मैप का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक शख्स का चालान पुलिस ने काटा था। कार चालक ने तर्क दिया था कि वो तो किसी से बात नहीं कर रहा था, तो उसका चालान क्यों काटा गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोबाइल होल्डर के बजाय डैशबोर्ड या हाथ में पकड़कर गूगल मैप का इस्तेमाल करना ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से ड्राइविंग के दौरान ध्यान भंग होने की आशंका बनी रहती है। ये मामला लापरवाही से ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। आमतौर पर लोग ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का नेविगेशन ऑन कर लेते हैं। इसके जरिए आपको रूट के बारे में पता चल जाता है और अगर कहीं जाम लगा हो तो इसकी जानकारी भी पहले ही हो जाती है। समय रहते दूसरे रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। ये सब तो गूगल मैप के फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। आपने अगर अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगवाया है और हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 2020 में 5,000 रुपये तक का चालान काटने का प्रावधान है। अगर आप ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए अपने वाहन में मोबाइल होल्डर फिट करवाएं। मोबाइल होल्डर में फ़ोन लगाकर गूगल मैप का इस्तेमाल करना नियम कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता। मोबाइल होल्डर बाइक में 200 रुपये तक और कार में 1,000 रुपये तक लग जाता है। अगर आप समय रहते मोबाइल होल्डर को फिट करा लेंगे तो 1,000 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये का चालान काटने से बच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया गया है। टेक्सास की फेडरल जूरी ने एप्पल को पेटेंट उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए उसे पर्सनलाइज मीडिया कम्युनिकेशन को $30.85 करोड़ यानी करीब 2,235 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी फेडरल जूरी ने यह फैसला डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के पेटेंट उल्लंघन मामले में सुनाया गया है। पीएमसी ने आरोप लगाया था कि एप्पल ने फेयर प्ले समेत उसके तकनीकी पेटेंट का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि फेयर प्ले का इस्तेमाल एप्पल आईट्यून, एप्पल स्टोर और एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशंस से एडिटेड कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करती है। आपको बता दें कि यह याचिका 6 साल पहले 2015 में दायर की गई थी, लेकिन एप्पल ने पेटेंट ट्रायल एंड अपील बोर्ड में पेटेंट की वैधता को चुनौती दी थी। लेकिन अब जूरी ने एप्पल को आदेश दिया है कि वह पीएमसी को रॉयल्टी चुकाए, जो आमतौर पर बिक्री या यूजेज के ऊपर निर्भर है। एप्पल ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी। कंपनी ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को घाटा होगा। कंपनी ने कहा कि पीएमसी जैसी कंपनियां न तो कोई प्रोडक्ट बनाती है न उसकी कोई बिक्री करती है, बल्कि ये कंपनियां इस तरह के मामलों में सिर्फ इनोवेशन को खत्म करती हैं। पर्सनलाइज्ड मीडिया कंटेंट उल्लंघन को लेकर गूगल और उसकी यूट्यूब सर्विस के खिलाफ भी याचिका दायर कर चुकी है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी याचिका दायर है। पिछले साल नवंबर 2020 में गूगल और उसकी यूट्यूब सर्विसेज को पेटेंट ट्रायल में जीत हासिल हुई। हालांकि वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के खिलाफ चल रहा मामला न्यूयॉर्क में अभी पेंडिंग है। सभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।